नमस्कार, सभी का स्वागत है जीजीडी प्लेटफॉर्म पर। अभिनंदन है आप सभी साथियों का। तो अपनी जो क्लासेस थी वो 2-3 दिन से नहीं आ रही थी। तो आप जानते हैं कि हम लोग भी मतलब बिना कारण जो है क्लास बंक नहीं करना चाहते। कुछ परिस्थितियां कई बार ऐसी हो जाती है कि उसमें चाहकर भी क्लास नहीं ले पाते हैं, या तो फिर फॉर्मेलिटी करें और या फिर अच्छी क्लास दें। तो अच्छी क्लास जब देनी होती है तो यूं सोचते हैं कि नहीं, आधा घंटा की फॉर्मेलिटी नहीं करनी, भाई क्लास होनी चाहिए चाहे कैसी भी हो, वो चीज़ सोचते हैं। तो जैसे आज ये टॉपिक है विराम चिन्ह। तो आप जानते हैं कि विराम चिन्ह टॉपिक जो है वो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हम कहते हैं कि विराम चिन्ह जिन्हें सही लगाने आते हैं हिंदी में, उसको हिंदी आती है। इसका मतलब कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। दूसरा, पेपर में हम सबसे कम पढ़ते हैं जिस टॉपिक को, उनमें से एक टॉपिक है ये। और मेरा इस बार टारगेट ये है कि जो सबसे कम पढ़ते हैं वो मैं सारे पहले कवर करवा रहा हूं। जैसे काल है, जैसे विराम चिन्ह है, वचन है, लिंग है, ये सारे पहले करवा रहा हूं। अब इस टॉपिक के बाद में करवाऊंगा मैं आपको शब्द शुद्धि। वो सारे शब्द जो 100, 150, 200 जितने भी हों, वो सारे शब्द एक ही क्लास में करवाऊंगा मैं। एक ही क्लास में करवाऊंगा जो एग्जाम में आते हैं, शब्द शुद्धि करवाऊंगा। उसके बाद में जो क्लासेज आएंगी वो आएगी संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। वो चारों क्लासेस लास्ट में, क्योंकि वो टॉपिक तो मुझे पता है कि स्टूडेंट को न कहेंगे तो भी वो आके देखेगा, लेकिन इन टॉपिक्स को देखना ज्यादा जरूरी है। तो आप आराम से पढ़ें और ध्यान से समझें। ये टॉपिक जो थ्योरी है, मैं जैसा बोलता हूं कि थ्योरी तो आपको हर कहीं मिल जाएगी, लेकिन जो कुछ ऐसी बातें आपको बताऊंगा जो आपके विराम चिन्ह में काफी काम आएगी, वो आपको देखनी है। जैसे आप सबसे पहले देखो, विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ठहरना। एक व्यक्ति अपनी बात कहने के लिए, यानी ये क्या है, ये विराम जो है हमारे भाव को दर्शाते हैं। यानी हम भाई बोलते समय तो गुस्सा होते हैं तो ऐसे मुंह को बना लेते हैं, थोड़ा आवाज को भारी कर लेते हैं, स्पीड से बोलते हैं, तो सामने वाला समझ जाता है गुस्से में। हंसकर बोलते हैं, सामने वाला समझ जाता है कि ये हंसकर बोल रहा है, अच्छे मूड में है। लेकिन जब लिखते हैं तो कैसे पता चले कि ये गुस्से में है या फिर हंसते हुए बोल रहा है? तो उन एक्सप्रेशंस को दर्शाने के लिए, मनोभावों को दर्शाने के लिए हमें विराम चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है। प्लस इसके अलावा जो है, आप कहोगे सर विराम चिन्ह में तो सर सारों की आवश्यकता थोड़ी पड़ती है, सबकी आवश्यकता पड़ती है। दूसरा, ठहराव। ठहराव कैसे? हम कोई भी बात कहते समय कुछ समय के लिए जो हल्का सा रुकते हैं, तो वहां पर जो हल्का सा ठहराव है, वहां किसी न किसी विराम चिन्ह की आवश्यकता पड़ती है। या कई बार बात कंप्लीट होने पे विराम चिन्ह की आवश्यकता पड़ती है, या कई बार प्रश्न पूछने में विराम चिन्ह की आवश्यकता पड़ती है ना। जैसे राम नाम की लूट है, राम नाम की लूट है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा, प्राण जाएगा छूट। तो राम नाम की लूट है, यहां एक विराम चिन्ह आएगा। लूट सके तो लूट, यहां विराम चिन्ह आएगा। अंत काल पछताएगा, फिर विराम चिन्ह आएगा। और प्राण जाएगा छूट, यहां पर फिर विराम चिन्ह। तो हल्का सा जो ठहराव, जिसे हम काव्य शास्त्र में ये बोलते हैं यति। क्या बोलते हैं? एक होती गति, स्पीड से पढ़ना, और यति हल्का सा ठहराव जो होता है उसे बोलते हैं हम यति। तो वहां काव्य शास्त्र में अलग टाइप से जरूरत पड़ती है, यहां अलग टाइप से। तो समझाने के लिए, किसी कथन पर बल देने के लिए, या तो एक व्यक्ति अपनी बात को कहेगा तो उसे समझाने के लिए, या उस बात पर बल देने के लिए, है ना, या आपको आश्चर्य आदि भावों की अभिव्यक्ति के लिए, या कहीं कम समय के लिए तो कहीं अधिक समय के लिए ठहरना पड़ता है। भाई आप कहीं थोड़ा ज्यादा रुकते हैं, कहीं थोड़ा कम रुकते हैं, लेकिन रुकते जरूर हैं। ठीक है। भाषा के लिखित रूप में उक्त ठहरने के स्थान पर जो निश्चित संकेत चिन्ह, गलत लिखा हुआ है ना, चिन्ह, ये भी अशुद्ध संशोधन का एक हिस्सा है, चिन्ह लगाए जाते हैं, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। यदि विराम चिन्हों, अब ये यही तो होती है कि जैसे टाइप करने वाले हैं उनको थोड़ी पता होता है, गलती हो जाती है, का भी उचित प्रयोग न किया जाए तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। जैसे उदाहरण कैसे समझाए? एक आपने बोला रोको, मत जाने दो। आपने विराम चिन्ह कहां लगाया? यहां, रोको के तुरंत बाद। तो रोको, इसे मतलब रोक लो, मत जाने दो, जाने मत देना। और एक आप विराम चिन्ह जो है यहां लगाते हो, रोको मत जाने दो। तो देखिए वाक्य सेम था,
लेकिन एक विराम चिन्ह नहीं, जिसे हम बोलते हैं अरे तो कोमा ही तो है, कोमा ही तो गलती है। कई बार बच्चे बोलते हैं ना सर एक कोमा की गलती आपने नंबर काट लिया। अरे भाई कोमा की गलती से सब कुछ गड़बड़ हो सकता है। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, दोनों में भाव में चेंज हो जाता है। तो आप यूं समझें कि अगर विराम चिन्ह का गलत प्रयोग किया गया तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। अब बात करते हैं परीक्षा उपयोगी। परीक्षा में मैंने एक चीज ये भी देखी है, पिछले सालों के क्वेश्चंस आप देखोगे कई बार निशान देकर आपसे पूछ लिया जाता है कि निम्न में से निम्न में से जैसे अर्ध विराम कौन सा है, या निम्न में से पूर्ण विराम कौन सा है, अवतरण चिन्ह कौन सा है, दोहरा चिन्ह कौन सा है। तो ये इस तरह से निशान देकर भी पूछ लेते हैं। तो आपको पहले तो ये भी पता होना चाहिए कि अल्प विराम कैसा दिखता है, अर्ध विराम कैसा दिखता है, सबसे सुंदर कौन सा है, ऊपर से माथा मोटा किसका है ना, नीचे से टांगे टूटी हुई किसी। कुल मिला के आप समझ गए होंगे कि सबका पता होना चाहिए। जैसे ये अल्प विराम है कॉमा, ठीक है, ये अल्प विराम है और एक ऊपर फुल स्टॉप और ये कॉमा लगा दी, तो ये हो गया अर्ध विराम। अपूर्ण विराम क्या होता है, ये होता है अपूर्ण विराम, है ना। पूर्ण विराम वाक्य समाप्त होने पर होता है। प्रश्नवाचक जो चिन्ह होता है ये आप देख ही रहे हैं, क्वेश्चन मार्क होता है। संबोधन ये होता है जिसे हम विस्मयादि बोधक भी बोलते हैं, ठीक है, विस्मय, अच्छा संबोधक है, सॉरी केवल संबोधन की बात करूं, विस्मय सूचक। अब ये दोनों एक तरह के ही हैं, इनको अलग अलग लिख दिया, बाकी जब हम अव्यय पढ़ते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय, तब तो ये सारे एक साथ ही आ जाते हैं, ठीक है। अवतरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह या उपविराम या इकहरा, है ना, ये साथ में दे दिए क्या इसने, इकहरा और दोहरा चिन्ह। देखो जिसे हम बोलते हैं 6-9, ये तो है इकहरा चिन्ह, क्या है इकहरा, और जिसे आप बोलते हैं 66-99 वो है दोहरा चिन्ह, वो क्या है दोहरा चिन्ह। योजक चिन्ह जिसे हम समास चिन्ह के नाम से भी जानते हैं, ये जो एक्स्ट्रा नाम लिखे हुए हैं ना, ये एक्स्ट्रा नाम आपके काम के हैं। जैसे ये देखिए हंसपद है, क्योंकि कई बार पूछते हैं निम्न में से जो योजक चिन्ह का दूसरा नाम क्या है, या विस्मरण चिन्ह का दूसरा नाम क्या है, तो इसको भी थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना। हंसपद है, विस्मरण चिन्ह है, विवरण चिन्ह है, ये निर्देशक, निर्देशक लिखा हुआ है, निर्देशक चिन्ह जो होता है वो यही होता है। लाघव चिन्ह आप देख सकते हैं, लाघव, ये लाघव चिन्ह होता है, ठीक है। हंसपद, हंसपद या विस्मरण किसी बात को समझाने के लिए, अभी हम पढ़ेंगे। कोष्टक में आपको मैं आपको हर विराम चिन्ह के बारे में एक बात बताऊंगा और उससे आपका कभी गलत नहीं होगा। और ये लोप चिन्ह है, एक दो और है अभी तक, एक दो और है। ये जैसे देखिए इतिश्री, आपने देखा होगा जब काम खत्म हो जाता है तो हम तो कुछ लोग इस तरह कर देते हैं, कुछ लोग इस तरह कर देते हैं, बाकी असल में ये शुद्ध इस तरह से होता है। विकल्प चिन्ह आप जानते हैं, या सूचक चिन्ह है। पुनरुक्ति चिन्ह, है ना, अब ये पुनरुक्ति चिन्ह यहां पे ये दे रखा है, अभी देखते हैं ये सही है या नहीं। संकेत चिन्ह ये देखते हैं, ये कहां दिया जाता है, जैसे मान लो गोदान का उल्लेख कर दिया, ठीक है, और उसके ऊपर ये चिन्ह लगा दिया स्टार वाला, इसका मतलब नीचे जो स्टार लगाया उस गोदान की क्या हो जाएगी, व्याख्या हो जाएगी। अभी सारी चीज करते हैं और जो गलती है वो सुधारते हैं, जो गलती है वो सुधारते हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे अल्प विराम। जहां तक मैं आपको बताता हूं, पेपर में 60% से ज्यादा जो पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, वो पूछा जाता है अल्प विराम चिन्ह पूछा जाता है। इस बात को विशेष ध्यान रखना। इसमें आप 2-3 चीजों को ध्यान रखो, ज्यादा लैंग्वेज पे मत उलझो। आप जानते हैं जब संज्ञा शब्दों की जब पुनरुक्ति होती है, मतलब पुनरुक्ति का मतलब वो वैसे मत ले लेना, जैसे मान लो मैंने कहा राम, सुरेश, मोहन, यानी एक समान महत्व रखने वाले संज्ञा शब्दों की जब पुनरुक्ति होती है, मोस्टली आपको अल्प विराम वही मिलेगा, अधिकांशतः। बाकी इसमें कुछ नियम देखिए कि वाक्य के भीतर एक ही प्रकार के शब्द, मैंने अभी क्या बोला, समान महत्व रखने वाले जो शब्द हैं वो आए। जैसे आप मार्केट गए और आपने मार्केट से पूछा क्या क्या खरीदा, बताना, देखा, तो बोला हमने कुछ कपड़े, चॉकलेट, कैप्स, घड़ी, मोजे। अब ये वस्तुएं एक समान महत्व रखने वाली है, तो आपने आम खरीदे, अमरूद खरीदे, ठीक है, केले। अब आप आगे एक साथ बताना चाहते हो तो आदि लगा के बता दिया, लेकिन इनके बीच में क्या लगा दी, कोमा लगा दिया ना, अल्प विराम लगा दिया। वाक्य के उपवाक्यों को अलग करने में भी इसका योगदान होता है।
अब मैं बताता हूं वाक्य के उपवाक्य, इस चीज को कैसे आप कनेक्ट करो। आपको पता है समुच्चय बोधक जो अव्यय आते हैं या फिर जो समानाधिकरण अव्यय, इनके स्थान पर आते हैं ये जो दूसरा वाला। कैसे मैं बताता हूं। जैसे आपने कहा राम ने कहा कि मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा, ठीक है। अब आप देखो ये हमने क्या लगाया कि। आप इस वाक्य को जहां की नहीं होता, हमने बात की थी वहां इस तरह से होता है, राम ने कहा मैं विद्यालय। तो अब ये चीज क्या होती है, कोमा। जैसे गांधी जी ने कहा कोमा अहिंसा परमो धर्म। फिर आप देखोगे कि जो वक्तव्य आ गया स्पेशल, एक कोई कोटेशन है तो उसको 66-99 में बंद कर दिया, यानी दोहरा चिन्ह में। तो जहां आप देखोगे जैसे अभी ये है हवा चली और पानी बरसा, ये इस तरह से बोल सकता था ना, लेकिन इसने और नहीं बोला, बल्कि समुच्चय बोधक की जगह क्या लगा दिया, कॉमा लगा दी। तो आप इस बात को पकड़ लो कि हमने वाक्य टॉपिक किया है, वहां पर कुछ कनेक्टिव वर्ड्स आते हैं, तो जहां कनेक्टिव वर्ड नहीं आएगा, जैसे की नहीं आया और नहीं आया, तो वहां पर ये कॉमा आ जाएगी। तो इसको यूं याद रख सकते हो बजाय इस सेंटेंस के याद करने के कि वाक्य के उपवाक्यों को अलग करने में जो है इसकी अल्पविराम की आवश्यकता पड़ती है। हवा चली, पानी बरसा, ओले गिरे, तो इस बात को समझ सकते हैं, है ना, कि हवा चलने से पानी बरसा और ओले गिरे, हवा चलने से पानी बरसा कॉमा ओले गिरे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि समुच्चय बोधक के समानाधिकरण अव्यय जो होते हैं, सारे नहीं, वहां पर जैसे मान लो आ गया जो आता जाएगा वो खाता जाएगा, तो यहां पर जो के आगे हटने से कभी नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि कुछ तो हटते भी तो नहीं है। तीसरा नियम, दो उपवाक्यों के बीच संयोजक का प्रयोग न किया जाए। ये दोनों नियम बता रहे हैं जो मैंने। पर अब्दुल ने सोचा अच्छा हुआ जो मैं नहीं गया। अब देखो यहां मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं, ठीक है, मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूं, देखना इस वाक्य को। इसमें है पर अब्दुल ने सोचा, तो ये एक वाक्य खत्म हो गया यहां। अच्छा हुआ, ध्यान से समझना, जो मैं नहीं गया। अब अगर सोचो यहां पर जो नहीं होता तो यहां फिर कोमा होती। मैंने कहा ना, अगर यहां जो नहीं होता तो फिर कोमा होती, यानी अल्पविराम होता। पर अब्दुल ने सोचा अल्पविराम अच्छा हुआ, फिर अल्पविराम मैं नहीं गया। लेकिन अगर अल्पविराम हटाओगे तो वहां जो कनेक्टिव वर्ड आएगा वो क्या आएगा, जो आएगा, यानी संयोजक आएगा, वो क्या आएगा, जो आएगा। बस ये तो 3 नियम आपके दिमाग में बैठ जाने चाहिए अल्पविराम के, कभी गलती नहीं होगी। फिर क्या है कि वाक्य के मध्य क्रिया विशेषण या विशेषण उपवाक्य आने पर, आप जानते हैं ना क्रिया विशेषण उपवाक्य कौन से होते हैं, सॉरी विशेषण आश्रित उपवाक्य जो वाले। यह बात अल्पविराम, यदि सच पूछो तो मैं भूल नहीं सकता, है ना, ये तो के बाद कोमा नहीं आना चाहिए, देखो हिसाब से तो फिर वाक्य, यदि सच पूछो तो मैं भूल नहीं सकता, है ना। तो यहां पे यह बात यदि सच पूछो तो मैं भूल ही गया था, यहां आएगी। अल्पविराम कहां आएगा, यहां आएगा, इस बात को दिमाग में, है ना। जैसे तुमने कहा था यदि तुमसे घर का काम न करवाएं तो तुम सिलेक्शन पक्का दोगे, है ना। तो तुमने कहा था, ये वाक्य यहां खत्म हो गया। यदि तुमसे काम न करवाया जाए तो तुम सिलेक्शन पक्का दोगे। 6 महीने से तुमने काम नहीं किया और सिलेक्शन तेरा हुआ नहीं, है ना। तो ये तू बहानेबाजी छोड़ और अब ढंग से काम करते हुए पढ़। कुल मिला के घर वाले डांटते हैं ना इस तरह से। आगे देखो चिन्ह आएगा यहां, उद्धरण चिन्ह के पूर्व भी, वो तो सेम बात आ गई, मतलब ये एक ही चीज की व्याख्या है। उसने कहा कॉमा मैं तुम्हें नहीं जानता, 66-99 बंद कर दिया। उद्धरण चिन्ह जो है, उद्धरण चिन्ह जो दोहरा उद्धरण चिन्ह, उसके सामने बंद कर दिया, तो क्या फर्क पड़ गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। हमें दिमाग में एक चीज आ गई कि जहां कनेक्टिव वर्ड आता है, अगर वो संयोजक नहीं आया है तो वहां कोमा आएगी। इस बात को दिमाग में बिठा लो। समय सूचक शब्दों को अलग करने में, तो ये तो बात वही आ गई, फिर से बात वही आ गई कि कल गुरुवार
दिनांक 20 मार्च से परीक्षाएं प्रारंभ होगी। तो आप जान सकते हैं कि अपवार अपना महत्व रखता है, दिनांक अपना महत्व रखता है, है ना। तो आप इस तरह की चीजों से मतलब पहले से परिचित हैं कि समान महत्व वाली जो संज्ञाएं आएगी वहां पर हमेशा कोमा लगेगी ही लगेगी। अगला और देखो, राधे कभी कभी संबोधन के बाद इसका प्रयोग होता है। यह है एकमात्र ऐसा नियम जो आपको परीक्षा में वाक्य शुद्धि में आपसे गलत करवा सकता है। और वो क्या है, वो क्या देते हैं, वो हमें यूं दे देते हैं, राधे तुम आज भी विद्यालय नहीं गई। अब हम क्या सोचते हैं, अरे यार ये तो सही लिखा हुआ है, जबकि यहां अल्प विराम आता है। कभी कभी संबोधन के बाद अल्प विराम का प्रयोग होता है और वाक्य शुद्धि में सबसे ज्यादा गलत होने वाला यही नियम है। मैं दावे के साथ कहता हूं, अभी कोई पेपर हुआ था एमपीपीएससी का हुआ था, पता नहीं मुझे काफी सॉरी याद आ गया मुझे, अपने हुआ था केवीएस टीजीटी का पेपर हुआ था शायद, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आया था। 2 क्वेश्चन थे जिनके लिए काफी मैसेज आ रहे थे कि सर इनका सही ऑथेंटिक बताओ, तो दोनों ही क्वेश्चन गलत थे। तो बताएं, तब इस बात को विशेष ध्यान रखना कि कई बार वाक्य शुद्धि अगर पेपर में आए और वहां पर आपसे पूछे इनमें से शुद्ध कौन सा है, आपको सारे ही शुद्ध लगे और उसमें से एक इस तरह का हो विस्मयादि बोधक, तो याद रखना गलती वहीं पर है ना, गलती वहीं पर है। समझ गए होंगे। तो आपको पहले इस गलती को जो है क्लियर करना पड़ेगा। ये एक नियम याद रखो, बाकी कुछ नहीं है इन नियमों में। अब आगे देखो, समानाधिकरण शब्दों के बीच में, जैसे विदेहराज की पुत्री वैदेही राम की पत्नी थी, समान अधिकार रखने वाले शब्दों के बीच में, तो वैदेही और इसी की व्याख्या की। तो कुल मिला के विदेहराज की पुत्री वैदेही थी जो राम की पत्नी थी। यह सिर्फ और सिर्फ शब्दों का खेल है, शब्दों का मायाजाल है। और हम लोग जो है 1 वीक से पढ़ते पढ़ते ऊपर आए हैं, 90% स्टूडेंट। ये कटु सत्य है, आप सब जानते हैं कि मार्केट में हम सबसे ज्यादा ये, इसीलिए हम शुरुआत से ढंग से पढ़ के नहीं आते। और विराम चिन्ह जो हमें तीसरी चौथी पांचवी क्लास में सिखाया जाना चाहिए, तब हम वहां सीखते नहीं हैं। हम ग्रेजुएशन तक नहीं सीखते हैं, फिर आ जाते एमए नहीं सीखते हैं, फिर कंपटीशन आता है तब हम विराम चिन्ह को, अरे 1.5 पेज का है मैं तो रट लूंगा, कुछ नहीं होता। बहुत बढ़िया चीज है, इसीलिए मैंने पहली बार ये निर्णय लिया था कि आप इस जीजीडी प्लेटफॉर्म पर मैं पहले वो टॉपिक करवाऊंगा जिन पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो आप समझ गए कि विदेहराज की पुत्री वैदेही थी, समझ जाना बात को, जिसका नाम जो राम की पत्नी थी। तो कुल मिला के कनेक्टिव वर्ड छिपा हुआ है ना कहीं। तो ऐसी कंडीशन पे क्या आता है, अल्प विराम आता ही आता है। हां, अस्तु के पश्चात हमेशा अल्प विराम लगता है। यह नियम यही है, सेम नियम है, डिट्टो। ये जो कभी कभी संबोधन, ये सेम नियम है। इसमें भी देखिए, हां ये लगा दी कॉमा, तुम अंदर आ सकते हो, हां तुम अंदर आ सकते हो। बात समझ गए। अब हमें लगता है सर ये हां के अगर तो जो है वो स्वीकारोक्ति हुई है तो कहीं नहीं विस्मयादि बोधक चिन्ह आना चाहिए। नहीं, आप दिमाग में रखें, मैं दावे के साथ कहता हूं 101% ये वो सवाल, ये वो नियम है जो आप पढ़ तो विराम चिन्ह रहे हो, मैं जानता हूं, लेकिन आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धि बताओ। तो एक तरह से बात तो वही हो गई ना कि वाक्य शुद्धि पूछ लिया आपने, भाई वाक्य शुद्धि में भी तो विराम चिन्ह की अशुद्धि होती है। तो आपसे इस तरह का पूछा जाएगा और ये आपके वाक्य शुद्धि प्लस विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धि में विशेष ध्यान रखना है। हां तुम अंदर आ सकते हो, अस्तु मैं चलता हूं, अस्तु अच्छा मैं चलता हूं, इस तरह से भाव दे सकते हैं आप। हां तुम अंदर आ सकते हो। तो यहां ऐसी कंडीशन पे अल्प विराम आता है। 10वां नियम इसका है कि पत्र में अभिवादन जहां होता है, समापन जहां होता है, वहां पर यह क्या लगता है, अल्प विराम लगता ही लगता है। ये इतने नियम अगर आपको देखो, ये जो 10 नियम आपको बताए, ये अगर आपको क्लियरली आ जाते हैं तो यकीन करें आपकी कभी भी गलतियां नहीं होगी। जैसे 11वां नियम भी बना सकता हूं, 11 नियम भी बना सकता हूं। मैं रोया तुम इसको कहते हो गाना, तुम इसको कहते हो गाना। यही बस, यही हमारी कमी होती है, गाना अल्प विराम। मैं फूट पड़ा,
मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, तुम कहते छंद बनाना। अब लग गया पूर्ण विराम। तो जब किसी भी काव्य पंक्ति में कोई काव्य पंक्ति पूरी होगी, पूरी कहां हो रही है? यहां हो रही है। तो जब काव्य पंक्ति होगी, उस पंक्ति की जो अर्धाली होगी, अर्धाली कहां हुई? ये आदि पंक्ति। जहां अर्धाली होगी वहां पर भी क्या लगेगा? अल्पविराम। मैं रोया तुम इसको कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। तो हरिवंश राय बच्चन की बहुत शानदार आत्मकथ्य कविता है। तो इसका इस प्रकार से आप लोग तो पढ़ के आए हो, मैं जानता हूं 12th में लगती है पहले लेसन में। तो अर्धाली में भी हमेशा क्या लगता है? हमेशा अल्पविराम लगता है। ठीक है, तो अल्पविराम में आप गलत मत करना, जहां गलती के चांसेस है मैंने आपको सचेत कर दिया है, ध्यान रखना। अर्धविराम वाक्य के ऐसे उपवाक्यों को अलग करने में जिनके भीतर अल्पविराम या अल्पविरामों का प्रयोग हुआ है, ये सबसे बड़ी बात है। इस बात को विशेष विशेष याद आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ये क्या कह रहा है? जिसमें अल्पविरामों का प्रयोग हो। ध्रुव स्वामिनी में एक और ध्रुव स्वामिनी, मंदाकिनी, कौमा आदि स्त्री पात्र हैं। अब देखो, यानी दो अलग जातियों के बारे में एक ही वाक्य में बात जब होगी, दो अलग, पुरुष जाति अलग है, स्त्री जाति अलग है, समझ गए? दो अलग जातियों के बारे में एक ही वाक्य में जब बात करना चाहता है, एक ही साथ बात करना चाहता है, तब वहां पर एक जाति की बात पूर्ण खत्म होते ही वहां अर्धविराम आएगा और उसके बाद दूसरी जाति की बात शुरू होगी। अर्धविराम इसलिए लगाया ताकि हमें वो ये सूचित करना चाहते हैं कि ये पूरा एक ही वाक्य है। हां, यहां दो अलग अलग जातियों की बात हुई है। ध्रुव स्वामिनी में एक और ध्रुव स्वामिनी, मंदाकिनी, कोमा आदि स्त्री पात्र हैं। तो समझ जाना बात को, विराम चिन्ह लगते हमेशा वही हैं जहां पर कोई ना कोई संयोजक आएगा। दूसरी ओर रामगुप्त, चंद्रगुप्त आदि पुरुष पात्र हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि अर्धविराम जो है वो कहां आएगा, अर्धविराम जो है वो कहां आएगा। इसी तरह से और देखिए, जब एक ही प्रधान उपवाक्य पर अनेक आश्रित उपवाक्य हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट। प्रधान उपवाक्य तो एक, मगर आश्रित उपवाक्य, आश्रित अपवाक्य नहीं है, उपवाक्य, अनेक आश्रित उपवाक्य हो। समझ जाना बात को। सूर्योदय हुआ, अंधकार दूर हुआ, पक्षी चहचहाने लगे, बात को समझ जाना। यह है आम जिंदगी, मतलब प्रधान उपवाक्य। समझ गए बात? और इस पर सारे चीजें निर्भर कर रही है। इसको आप वाक्य से मत जोड़ना गलती से भी। सूर्योदय हुआ तो उसका परिणाम क्या निकला, मतलब इसको यूं समझ लीजिए, एक कार्य के अनेक परिणाम जब निकले, मैं तो अपने तरीके से समझा रहा हूं, एक कार्य के जब अनेक परिणाम निकले, देखिए सूर्योदय हुआ तो क्या हुआ? अंधकार दूर हुआ, ये लीजिए, पक्षी चहचहाने लगे, फिर हमने कनेक्टिव वर्ड लगा दी सीधा, और मैं प्रातः भ्रमण को चल पड़ा। ये देखिए, जब सूर्योदय हुआ तभी तो अंधकार दूर हुआ, जब सूर्योदय हुआ तभी तो पक्षी चहचहाने लगे, जब सूर्योदय हुआ तो प्रातःकाल भ्रमण के लिए चल पड़ा। तो सर यहां और क्यों लगाया? तो हम जानते हैं कि जब टोटल 3 जने हैं, मोहन कोमा श्याम, और लास्ट एक ही बचता है, तो हम कोई ना कोई कनेक्टिव वर्ड लगाते हैं। और अगर वहीं 4 जने हैं, मोहन, श्याम, गीता, तो फिर हम यहां लगाए, जो लास्ट होता है उससे पहले हम जो है क्या लगाते हैं? शंकर। तो हम उससे पहले लगाते हैं, इसलिए इसमें 1, 2 फिर लास्ट एक ही उपवाक्य बचा था, इसलिए इन्होंने यहां और का प्रयोग किया। अगर एक और होता तो यहां पर भी जो है अर्धविराम आता। तो बात समझे, एक तो जब एक कार्य के अनेक परिणाम निकले, एक ही कार्य, वो कार्य हुआ तब उसका ये भी काम हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, है ना। और दूसरा होता है जब दो जातियों की बात की जाए, तो एक जाति की बात कंप्लीट होने पर, जब दूसरी जाति की बात शुरू की जाएगी तो उससे पहले क्या लग जाएगा? अर्धविराम लग जाएगा। आगे और देखो, मिश्र तथा संयुक्त वाक्य में विपरीत अर्थ प्रकट करने या विरोधपूर्ण कथन प्रकट करने वाले उपवाक्यों के बीच में लगते हैं। अब इसको समझाता हूं। देखो, अगर मैं आपको गाली दूंगा तो आप मेरी आरती तो उतारोगे नहीं,
आप मुझे वापस गाली दोगे। क्लियर बात है? अगर मैं किसी के थप्पड़ मारता हूं तो वो भी मुझे वापस में रिटर्न में क्या देगा? एक थप्पड़ ही देगा। बात समझ रहे हो? लेकिन गांधी जी ने कहा था जब कोई आपके गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। यानी उन्होंने कहा कि आपको कोई थप्पड़ मारे तो आप उन्हें एक चॉकलेट दे दो। तो ये तो विपरीत कार्य हुआ ना। तो जहां विपरीत कार्य होगा वहां अर्धविराम आएगा। जो पेड़ों को पत्थर मारते हैं वे उन्हें फल देते हैं। जो हां, पेड़ों को, लोग पेड़ों को पत्थर मारते हैं और वे कौन? पेड़। वे कौन? पेड़। पेड़ उन्हें फल देते हैं। अब हिसाब से तो जिसको पत्थर मारा जाता है वो आपस में रिटर्न में पत्थर मारना चाहिए, लेकिन अपोजिट कार्य हुआ है। अपोजिट कार्य हुआ है। जैसे बच्चों ने संतों को गाली दी, संतों ने मुस्कुराकर उन्हें प्रसाद दिया। तो यहां पे जब कोई गाली दे रहा है तो रिटर्न में गाली आनी चाहिए, लेकिन हुआ क्या? रिटर्न में क्या मिला उनको? अच्छी चीज मिली। तो विपरीतार्थक बात इस तरह से होगी। ऐसी कंडीशन पे हमेशा हमेशा जो है अर्धविराम आता ही आता है। ठीक है? विभिन्न उपवाक्यों पर अधिक जोर देने के लिए मेहनत ही जीवन है, आलस ही मृत्यु। बिल्कुल। जब आप किसी को समझा रहे हो तो जब एक सकारात्मक, मतलब एक अच्छी चीज और एक बुरी चीज जब आप साथ में समझाओगे, बात समझ गए होंगे। मेहनत ही जीवन है और आलस ही मृत्यु। और यहां और को हटा लिया। आपने मेहनत ही जीवन है इस पर जोर दिया और आलस ही मृत्यु है जोर दिया। दोनों अपने आप में महत्व रखते हैं, लेकिन दोनों को एक साथ कहना है। दोनों अलग अलग जाति के हैं। मेहनत और आलस अलग अलग जाति है दोनों की, इसलिए यहां अर्धविराम लगा। मैं कहता हूं उसी चीज की बार बार ये व्याख्या करते हैं। मैंने आपको एक चीज बता दी, इन्हीं को ये तोड़ मरोड़ कर अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करेंगे, बाकी रिजल्ट में लास्ट में वही चीज निकल के आएगी। बात समझ गए आप? आगे देखो, अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम क्या होता है? समानाधिकरण उपवाक्यों के बीच जब कोई संयोजक चिन्ह न हो। क्या नहीं हो? संयोजक चिन्ह न हो। जैसे छोटा सवाल, बड़ा सवाल, दो सवाल हैं, दोनों समान महत्व रखते हैं। इनके बीच में कोई छोटा सवाल और बड़ा सवाल इस तरह से नहीं है। परमाणु विस्फोट, मानव जाति का भविष्य, समझ के बात। अब समानाधिकरण जो उपवाक्य होते हैं उनके बीच में हमेशा अपूर्ण विराम चिन्ह लगता है। इसको मैं और तरीके से समझा भी सकता हूं। एक विवरण चिन्ह होता है, एक निर्देशक चिन्ह होता है, एक योजक चिन्ह होता है। ये तीन चार आपको सिमिलर लगेंगे, लेकिन थोड़ा अंतर है। अपूर्ण विराम और समझाएंगे बढ़िया। अपूर्ण विराम को समझने के लिए आप यूं मान लो कि किसी संबंधित विषय, ये सब्जेक्ट है, कोई विषय है, ध्यान रखना, पर्यावरण, प्रदूषण, उसी तरह से छोटा सवाल बड़ा। तो किसी भी संबंधित विषय अथवा शीर्षक के एक भाग को अलग से स्पष्ट करने के लिए, कोई शीर्षक है उसके एक भाग को अलग स्पष्ट करने के लिए या सूचित करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मैं जैसे आपको और बताता हूं, जैसे आप इसको यूं समझिए, प्रेमचंद एक अध्ययन, इससे आप समझ जाओगे। एक कोई शीर्षक बनाया हमने, प्रेमचंद एक अध्ययन, है ना। आतंकवाद, आतंकवाद एक गंभीर समस्या। बात को समझ जाना मेरी। जब किसी सब्जेक्ट को बढ़िया तरीके से हमें मतलब विस्तृत समझाने का प्रयास करना हो तो हम केवल आतंकवाद के आगे गंभीर समस्या, तो उस टॉपिक पे थोड़ा दबाव पड़ता है कि यार इस टॉपिक में कुछ अच्छी चीज होगी, है ना। जैसे कोई आलोचना कर रहा है तो क्या लिखेगा? साकेत एक अध्ययन। क्या लिखेगा? साकेत एक अध्ययन। ठीक है। जैसे मान लो लिखेगा नई कहानी, जैसे नई कहानी स्टार पढ़ने जा रहे हैं और कुछ प्रश्न, यानी नई कहानी से संबंधित कई प्रश्नों की व्याख्या जो यहां की जाएगी। तो किसी शीर्षक को बढ़िया बताने के लिए या फिर यूं कहूं कि किसी शीर्षक के एक भाग को अलग से सूचित करने के लिए अपूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है पूर्ण विराम। यह बहुत इजी है। कोई भी वाक्य हो जहां समाप्त हो जाएगा उसके बाद कुछ नहीं आएगा, तब वहां पर हमेशा यदि राम पढ़ता, है ना,
तो अवश्य उत्तीर्ण होता। अब यहां पे ये बार बार कॉमा लगाई जा रही है, यहां पे कॉमा थोड़ी लगेगी, यदि तो अगर जब कनेक्टिव वर्ड आ गया तो कॉमा थोड़ी लगेगी, है ना। यदि राम पढ़ता तो अवश्य उत्तीर्ण होगा। अब इसमें आप देखोगे कॉमा लगी हुई दिखाई देती है, मैं ये नहीं कहता कि लगी हुई नहीं है, किताबों में लगी हुई दिखाई देती है, लेकिन आप सोचिए राम पढ़ता, ये एक वाक्य तो यूं होता है, राम पढ़ता अवश्य पास होता, ये लग गया पूर्ण विराम। लेकिन हमने कह दिया यदि कॉमा हटा दी तो फिर अब क्यों जरूरत पड़ेगी, अब क्यों जरूरत पड़ेगी हमें, समझ रहे हैं मेरी बात। तो इस तरीके से आप विशेष ध्यान रखोगे। बाकी किताबों में आपको लगा हुआ मिलेगा, लेकिन मैं तो जो वास्तविकता है कि आपको एग्जाम्पल बता दिया, अब आप खुद तर्क के आधार पर सोचें। अप्रत्यक्ष प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में पूर्ण विराम ही लगता है, इस बात को विशेष ध्यान रखना। जो गलती करने वाला एक नियम यह है, जहां गलती ज्यादा होती है। अप्रत्यक्ष प्रश्न, यार उसने बताया ही नहीं कि वह कहां जा रहा है। अब यहां पे प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, यहां पे प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि मैंने उससे वो बोला मैं जाके आ रहा हूं, तो मेरे मन में आया कि मैं उससे पूछूं कहां जा रहा है, उसने बताया नहीं। उतने में आप पाए, मैंने कहा वो आपने पूछा कि वो कहां जा रहा है, मैंने कहा उसने कुछ बताया ही नहीं कि वह कहां जा रहा है। तो मैंने ये बात उनसे एक सेंटेंस के रूप में कही है। अब मैं प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं, मैंने आपसे कही है कि उसने कुछ बताया ही नहीं कि वह कहां जा रहा है। तो जब अप्रत्यक्ष रूप से प्रश्न किया जाए तो गलती से भी आप प्रश्नवाचक चिन्ह न लगा दें, क्योंकि विराम चिन्ह है भावों को दर्शाते हैं। आप कहां को देख के प्रश्नवाचक लगा दोगे, जबकि नहीं, भावों को दर्शाते हैं, इसलिए भाव समझे वाक्य का। तो वहां पर भी लास्ट में क्या लगता है, पूर्ण विराम ही लगता है। तीसरा, काव्य में कोई दोहा है, कोई सोरठा है, कोई चौपाई के चरणों के अंत में हमेशा ये रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो प्राण, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, समझ के बाद। अब इसमें दिमाग में आता है दोहा चरणों के अंत में चौपाई होती है ना। देखो आप सोचोगे सर यहां तो कोमा आनी चाहिए थी, 2 चरण में हो गया, उसका मैं कारण बताता हूं, देखो चौपाई होती है जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ये क्या है, 16 अंकों की चौपाई पूरी हो गई। जय कपीस तिहु लोक उजागर, यहां पे पाई ही आएगी, क्योंकि ये अपने आप में एक पूरी लाइन जो होती है, एक 16 चौपाई का एक पूरी पंक्ति जो होती है छंद होती है, समझ के बाद आप चौपाई जो छंद है उसमें वो पूरी पंक्ति 16 मात्राओं की होती है। इसमें जब मात्राएं काउंट करोगे तो 16 मात्राएं हैं, चौपाई में 15 मात्राएं होती है। तो इसलिए क्या होता है, यहां पर पूरी की पूरी पंक्ति जो है वहां पूर्ण विराम आएगा, फिर वहां कोमा नहीं आती है। अंग्रेजी तथा मराठी के प्रभाव के कारण कतिपय विद्वान केवल बिंदी अंग्रेजी का फुल स्टॉप को प्रयोग करने लगे हैं, मतलब हिंदी के वाक्य के लास्ट में फुल स्टॉप प्रयोग करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, अनुचित है, ये हिंदी में एकदम अशुद्ध माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखो प्रश्नवाचक आप जानते हैं, सीधा तुम कहां रहते हो, राम घर आया या नहीं, तो प्रश्न पूछा जाएगा, वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। इसमें कुछ विशेष होता नहीं है। फिर भी आप और देखिए, एक ही वाक्य में कई प्रश्नवाचक उपवाक्य हो और सभी एक ही प्रधान उपवाक्य पर आश्रित हो, तब प्रत्येक उपवाक्य के अंत में अल्प विराम का प्रयोग करने के बाद सबसे अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। यह है चौथा नियम आज की क्लास का, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। गोविंद क्या करता है, कहां रहता है, कहां रहता है, कहां जाता है, समझ गए। जब एक वाक्य में खूब सारे प्रश्न हो तो आप क्या करो, कोमा लगाओ, कोमा लगाते जाओ, है ना। यह तुम क्यों जानने के इच्छुक हो, बस अब यहां क्या लगा दो, क्वेश्चन मार्क। ऐसा नहीं कहां रहता है क्वेश्चन मार्क, कहां जाएगा क्वेश्चन मार्क, क्या करता है क्वेश्चन मार्क, नहीं। मैंने कहा जब एक जैसे वाक्य हो तो वहां पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दो और कोमा लगा दो। सिंपल नियम है, विशेष नहीं है, लेकिन चलो पता होना चाहिए। और मैं 100% दावे के साथ कहता हूं, आप में से बहुत से अभ्यर्थी जो है आज कुछ नया सीखेंगे। 100% एक क्लास में कभी कुछ नहीं मिलता, आपको 2-3 बार देखना होगा, एक बार इसको वापस पढ़ना होगा। क्लास में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, चलिए यहीं से हम वापस स्टार्ट करते हैं। यहां तो हो गया था, है ना, पूर्ण विराम, ओके। बीच में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी जिसे सुधार दिया है। चलिए, तो हम प्रश्नवाचक चिन्ह की बात कर चुके हैं। इसके अलावा एक चीज और बता दूं मैं आपको, वो तो मैंने आपको बता दी है। हाँ, जैसे ये एक वाक्य है पूर्ण विराम वाला,
ये पूर्ण, ठीक है, इसी पे बात कर रहा था मैं। तो अब जैसे ये यदि राम पढ़ता तो, ये जो आप देख रहे हो, यदि राम पढ़ता तो, ये आप देख रहे हो, है ना। तो आप एक चीज नोट कीजिए, यहां पर कोमा कहां लगी हुई है, अल्पविराम कहां लगी हुई, यदि राम पढ़ता। उसके पहले हमने अभी एक और पढ़ा था अल्पविराम, आप देखेंगे अल्पविराम 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 कहां है, ये रहा अल्पविराम, ठीक है। और अब्दुल ने सच्चा बरसा, हाँ ये देखिए, और यहां कोमा कहां लगा हुआ है, तो अब आप सोचेंगे सर आप तो कह रहे हो कोमा तो आ गया तो कोमा नहीं आएगी, लेकिन सर यहां तो कोमा लगी हुई है, इसके बारे में क्या करें सर, हम किसको सही माने, इस तरह का क्वेश्चन दिमाग में आता होगा। तो आप एक चीज नोट भी करना है, साथ साथ में एक चीज आपको नोट भी करनी है। क्या नोट करनी है, इस वाक्य को पढ़ो, यह बात यदि सच पूछो तो, आप हल्का सा ठहरोगे, यदि सच पूछो तो, मैं भूल ही गया था, तो यहां पे तो के बाद आप हल्का सा रुके हो, इसलिए कोमा तो के बाद लगी है, पहले नहीं लगी है। और जो अगला वाक्य था अपना, ये यदि राम पढ़ता, यदि राम पढ़ता तो अवश्य उत्तीर्ण होता। तो दोनों वाक्यों के भाव को समझना है, ऐसा नहीं कि सर बोल दिया कि नहीं नॉर्मली इसमें नहीं आता है, तो सर आपने तो कह दिया कि नहीं आता है, लेकिन ये तो आया हुआ है, ये तो ऑथेंटिक किताब में। भाव समझना है, जहां आ रहा है कहीं तो से पहले मिल रहा है और कहीं तो के बाद मिल रहा है, तो इसके पीछे रीजन है, क्योंकि जो ठहराव है, जो यति है, वो कहीं तो से पहले आ रही है और कहीं तो के बाद आ रही है। तो ऐसा एक व्याकरण पढ़ते समय कोई भी चीज को दिमाग में एकदम मजबूत ना करें कि नहीं ये तो पक्का हमें करना ही है, वो कुछ जगह पक्का होता है, 100% नहीं है, ठीक है। चलिए ये चीज मैंने आपको बता दी कि आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब एक ही प्रकार के वाक्य आ जाएं, क्या आ जाएं, एक ही प्रकार के वाक्य आ जाएं, एक ही प्रकार का क्वेश्चन हो, क्या करता है, कहां जाता है, कहां रहता है, तो ऐसी कंडीशन पे आपको क्वेश्चन मार्क जो है वो लास्ट में लगाना चाहिए, और वही जो है वो सही माना जाता है। इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे। उसके बाद आप देखो संबोधक चिन्ह। संबोधक चिन्ह क्या, जब किसी को पुकार या बुलाया जाए, बस दो ही चीज पर गौर करना, हे प्रभु अब यह जीवन नौका तुम्हें, मतलब जब किसी को पुकारा जाएगा, पुकारना अलग होता है और केवल बतलाना अलग होता है। हे प्रभु अब यह जीवन नौका तुम्ही से पार लगे। अब जब आप हे प्रभु कह रहे हो तो ऐसे बैठे बैठे हे प्रभु ऐसे थोड़ी नहीं, हे प्रभु पुकार में एक अलग होता है, हाँ हमारे जो एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, मंदिर का या हाथ जोड़ के कहते हैं या ऊपर देख के कहते हैं, तो ये संबोधन होगा। या फिर जैसे नॉर्मली किसी इंसान को पुकार रहे हैं तो मोहन जोर से, गांव में मारवाड़ी में उकारियो देवे, है ना, तो यहां पे मोहन मोहन इधर आओ, तो आप जब किसी को पुकार के बुला रहे हो तब वहां पे संबोधन लगेगा। नंबर एक बात, विस्मय सूचक चिन्ह तो सर सेम नजर आ रहा है, फिर अलग अलग नाम दिया है, और फिर ये कहां होगा, चलिए बताते हैं। ये जहां हर्ष का भाव हो, किसका भाव हो, हर्ष, प्रसन्नता, शोक, घृणा, भय, विस्मय आदि भावों को सूचक शब्दों को दर्शाएं। हाय अब मैं क्या करूं, अरे ये वैकेंसी चली गई, ऐसा संबोधन ये होता है विस्मय, है ना। अरे तुम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो गए, अब देखो मैंने बोला कैसे, अरे तुम प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण, अरे तुम प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हो गए, तो ये बोलने, ये भाव क्या है, यही तो हमें दर्शा रहा है कि अगला वाला वाक्य किस टाइप का आएगा, उसके अकॉर्डिंग ये चिन्ह आएगा। अरे आज तुमने स्नान कर लिया, वैसे तुम सर्दियों में करते नहीं हो, अरे आज तुमने स्नान कर लिया, तो ये क्या है, विस्मय, आश्चर्य है, समझ गए, है ना। जैसे हाय अब मैं क्या करूं, आहा कितना सुंदर दृश्य, है ना, आह आनंद आ गया, तो ये जो विस्मय वो होगा वो अलग जगह होगा। अब है तो ये एक ही चीज ना, नाम दे दिया इसका संबोधक, इसका विस्मय सूचक, अंतर है क्या कोई, सीधा इसको यूं ही दे देते, हर्ष, शोक, घृणा, भय, विस्मय, किसी को पुकार या संबोधन करते समय विस्मय बोधक चिन्ह लगाओ। लेकिन इसमें पुकार है, संबोधन है, इसमें इनमें से भाव कोई सा भी नहीं है, इसलिए इसको अलग चिन्ह के नाम से बताया गया है। दोनों का निशान एक ही है, इसीलिए उस वक्त मैंने कहा था कि देखते हैं गलत है या नहीं है, गलत कुछ नहीं है। अवतरण चिन्ह आप जानते हैं, जब किसी कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाए तो उस कथन के दोनों और इसका प्रयोग किया जाए। आप हिंदी साहित्य पढ़ते समय, आपने नोटिस किया होगा
कि जो कोटेशन होते हैं रामचंद्र शुक्ल के, हजारी प्रसाद द्विवेदी के में, तो उन कोटेशन को मैथिली शरण गुप्त के अनुसार, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, फिर उनके पूरे कोटेशन को इनवर्टेड कॉमा यानी 66-99 में बंद कर देते हैं। तो इसका प्रयोग वहीं पर किया जाता है। अब एक रामायण सर हमें यह समझ नहीं आती कि इकहरा कहां आता है और दोहरा चिन्ह कहां आता है, यह चीज समझनी है। तो यह है इकहरा और यह है दोहरा। तो जब किसी कवि का उपनाम हो, किसी पुस्तक का नाम हो, ध्यान से सुनना, यह अब आपको रटना पड़ेगा भाई, सीधी सी बात बता रहा हूं। किसी कवि का उपनाम हो, जैसे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, है ना, सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, तो अज्ञे उपनाम से जाने जाते हैं, ठीक है। निराला है, तो पुस्तक का नाम हो किसी, जैसे प्रेमचंद की पुस्तक गोदान या उपन्यास गोदान, पुस्तक का नाम हो, पत्र पत्रिका का नाम हो, लेख या कविता शीर्षक आदि का उल्लेख करना हो, तब वहां पर इकहरा चिन्ह होता है। जैसे रामधारी सिंह, ये उपनाम है, दिनकर ओज के कवि हैं। रामचरितमानस सिंगल इनवर्टेड कॉमा, कृति के रचयिता तुलसीदास हैं। तो फिर सर दोहरा चिन्ह कहां आता है? वाक्यांशों को उद्धृत, जब पूरा सेंटेंस एक तो लिख दिया जाता है, ठीक है। महावीर ने कहा अहिंसा परम धर्म है, क्या है? अहिंसा परम धर्म है, परमो धर्म। तो वहां पर पूरा एज इट इज महावीर के द्वारा कहा गया सेंटेंस, महावीर स्वामी के द्वारा कहा गया सेंटेंस हमने लगा दिया, वहां दोहरा चिन्ह आता है। बस ज्यादा डीप क्यों जाना है? अरे इतने विराम चिन्ह लगाना भी हम सही ढंग से सीख जाएं तो हम 80% हिंदी सीख जाएं। हाँ, एक सूचना आपको और दे दूं, जो टेस्ट सीरीज आज से स्टार्ट होने वाली थी हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर, अभी लास्ट में बता दूंगा, वो टेस्ट सीरीज आज से स्टार्ट हो चुकी है। शाम को 4 बजे टेस्ट अपलोड होगा। टेस्ट, पहले टेस्ट में 75 क्वेश्चन है, किसी में 75 होंगे, किसी में 80 भी होंगे, किसी में 100 भी होंगे, किसी में 50 भी होंगे, टॉपिक के अकॉर्डिंग टेस्ट है। उसमें आपको बढ़िया तरीके से टाइम मिलेगा और आपको देने माइनस मार्किंग भी है। हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। नोट्स आप सबको मिल चुके हैं, प्रिंट निकलवाने के लिए पीडीएफ मैंने अपलोड कर रखी है, और भी कुछ नोट्स हैं वो भी मैं अपलोड करूंगा। विशेष रूप से एसआई की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए भी ये रामबाण चीज है। दूसरी बात, टेस्ट आप 75 क्वेश्चन हल कर रहे हो, 75 क्वेश्चन हल करते समय अगर आपको लगे कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है बी नहीं सी होगा, ठीक है, लेकिन ये यहां गलत दे रखा है, ऊपर रिपोर्ट का बटन है, उस पर रिपोर्ट पे आप क्लिक कर देंगे, लेकिन आप श्योर हो तभी क्लिक करना कि नहीं 100% इसका उत्तर ये नहीं होगा, तो ही आप रिपोर्ट करना, ताकि हमारे पास जो रिपोर्ट आएगी उसको हम रात को बैठ कर चेक कर लेंगे। 5 क्वेश्चन पे डाउट आए हैं, तो अगर उस पर मान लो वास्तव में गलत है तो वो हम उसको गलत कर देंगे। अगर बाई चांस किसी ने ऐसे ही तुक्के लगा दिए कि यही गलत, तो फिर उसको हमेशा के लिए जो सस्पेंड कर देंगे, ये भी याद रखना। तो इसलिए आप बढ़िया तरीके से तैयारी करें। आपको जो भी डाउट होगा क्वेश्चन, वो नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे, हम क्लास में जो टेस्ट से स्टार्ट करेंगे उसमें वो क्वेश्चन साथ में लेंगे और कहेंगे भाई बच्चों ने ये माना था जबकि इसका आंसर ये सही है और इसके पीछे कारण ये है। तो हम बीच में जो सॉल्यूशन भी बताएंगे और बाकायदा टेस्ट देना, टेस्ट का शेड्यूल जो है वो भी हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर आपके अपलोड कर रखा है ना। तो आप घबराएं नहीं, टाइम जो है वो दिया नहीं था, लेकिन शाम 4 बजे का टाइम है, उसके लिए एक वीडियो जो है वो अपलोड करके डाल दिया गया है, आपने देख लिया होगा अब तक, ठीक है। और बढ़िया तरीके से टेस्ट देने हैं और साथ साथ डेली एक दिन छोड़ के एक दिन टेस्ट है लगभग, तो आपको टेस्ट देने ही देने हैं। इससे आपकी व्याकरण का आपको पता लगेगा, आपने इतने दिन से जो मेहनत की है, लगन की बताई है, नियमितता दिखाई है, उसका परिणाम क्या है। इसके अलावा सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले जो हैं उनकी टेस्ट सीरीज 1 जून से स्टार्ट होने वाली है। वो ये हिंदी व्याकरण की टेस्ट सीरीज नहीं ले, वो अपने कोर्स के अकॉर्डिंग ले, वो फिर एनडीसी क्लासेस पे जो टेस्ट सीरीज का वीडियो डाला हुआ है उसको देखने के बाद लेवें, अदरवाइज मुझसे संपर्क करके फिर लें। फालतू डबल गलत पैसे नहीं लगाओ, मेरा ये उद्देश्य है, फालतू पैसे नहीं लग जाए, ठीक है। अब आइए योजक चिन्ह। योजक चिन्ह आप जानते हैं 2 चीजों को जोड़ेगा, या तो 2 समान शब्दों को जोड़ेगा, सुख दुख माता पिता प्रेम सागर, या कोई पुनरुक्ति शब्द होते हैं, जैसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी होता है एक, है ना, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, है ना। तो पुनि पुनि एक जैसे शब्द आते हैं, पात पात डाल डाल धीरे धीरे, है ना। तुलनात्मक जो शब्द होते हैं सा से सी के पहले, जैसे भरत सा भाई, यशोधरा सी माता, है ना। अक्षरों में लिखी जाने वाली संख्याओं को उनके अंशों के बीच एक, जैसे 1/4, जैसे ये होता है ना 1/4, 3/4, इनको जब आप सॉरी
अक्षरों में लिखी जाने वाली संख्याओं और उनके अंशों के बीच जो है हमेशा लगती है। जैसे ये देखिए, एक फिर तिहाई, ठीक है, यहां मतलब आएगा एक तिहाई और यहां आ गया एक चौथाई, तो वहां पर लगता है। तो ये तो कोई विशेष बात नहीं है योजक चिन्ह में। ये जो निर्देशक चिन्ह है, निर्देश करने वाला, इसको और योजक चिन्ह को लगभग देखते हैं तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन एक जैसे नहीं है। देखो, जब भी नाटकों का संवाद होगा, एक आगे और आएगा, बात को समझ जाना आप लोग, निर्देश और एक विवरण आएगा, इन दोनों में कंफ्यूज ना हो, मैं आपका आज क्लियर कर दूंगा। नाटकों का जब संवाद आता है ना, जैसे अर्जुन उवाच है, कृष्ण उवाच है ना, तो कृष्ण आगे निर्देश चिन्ह लगा देंगे। कृष्ण जैसे मनसा बेटी यदि तू जानती, इस तरह से। मोहन, जैसे आपने नाटक पढ़े हैं, एकांकी पढ़ी है स्कूल के अंदर, है ना, मोहन है, सुरेश है, मान लो चंद्रगुप्त है ना, ध्रुव स्वामिनी है। तो हम लोग जब छोटे थे 11वीं 10वीं में, तब हमारे जो टीचर्स होते थे हमें एक को चंद्रगुप्त बना देते, एक को ध्रुव स्वामिनी, एक को कुछ और बना देते, और फिर कहते कि जिस जिसका वाक्य आए वो जो है बोलते जाना, ठीक है। अब कुछ बच्चे उस वक्त चंद्रगुप्त का किरदार कर रहे होते तो बोलते थे चंद्रगुप्त, अरे तो चंद्रगुप्त तो खुद ही है। तो हम ऐसी गलतियां भी करते थे। तो नाटकों के संवादों में इसकी जरूरत पड़ती है। जब परस्पर संबंध या समान कोटि की कई वस्तुओं को निर्देश किया जाए, जैसे काल 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल। तो जब समान कोटि की कृतियों को एक साथ दर्शाया जाएगा, ठीक है, तो वहां पर 3 प्रकार के होते हैं। मतलब किसी चीज का विवरण देना हो, तब वहां पर सिर्फ समान कोटि की चीजों के बारे में विस्तृत विवरण नहीं होता है। इस बात को गांठ बांध लेवे, इसमें विस्तृत विवरण नहीं होता है। जब कोई बात अचानक अधूरी छोड़ दी जाए, वहां निर्देशक होते। यदि आज पिताजी जीवित होते और फिर हम भावुक हो गए, तो इसका मतलब वो आगे कुछ कहना चाहते हैं, पर अब, है ना, पर अब छोड़ो, खैर छोड़ो। तो यहां इस टाइप से जो आते हैं वो योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह होते हैं। जब वाक्य के भीतर कोई वाक्य लाया जाए, महामना मदन मोहन मालवीय, जिसे हम बोल रहे हैं कि मैं आपको बताऊं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उन्होंने कहा था। तो मैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, ये बात बताने जा रहा था, उन्होंने क्या कहा था, उनकी कुछ अच्छी बातें, बीच में मैंने एक चीज और बोल दी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो ऐसी कंडीशन पे ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, फिर बात वापस स्टार्ट कर दी, भारत की विभूति थे। तो ऐसी जगह भी याद रखना, निर्देशक चिन्ह जो है वो आता है, लेकिन ये बहुत कम पूछा जाता है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं मेरे अनुसार विवादित चीज है ये। अब इस विवरण चिन्ह को अब आप नोट करना, निर्देशक और विवरण ये दोनों एक जैसे हैं, लेकिन अंतर क्या है? जब किसी कही हुई बात को स्पष्ट करने या उसका विवरण प्रस्तुत करने के लिए वाक्य के अंत में इसका प्रयोग होता है, जैसे पुरुषार्थ 4 हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसका चिन्ह यह है, ध्यान रखना, है ना। किसी, जैसे पहले इन्होंने कहा कि पुरुषार्थ 4 होते हैं, अब आप कहोगे सर फिर तो इन्होंने ये कहा था काल 3 प्रकार के होते हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल आपके दिमाग में आता है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो फिर सर इसको अंतर कैसे करें? आप इसको दिमाग में रखें कि विवरण चिन्ह का जो प्रयोग है, ये जो विवरण चिन्ह हम पढ़ रहे हैं, विवरण चिन्ह का प्रयोग आप मान लीजिए अपूर्ण विराम और विवरण चिन्ह का प्रयोग निर्देशक चिन्ह के स्थान पर ही किया जाता है। लेकिन विवरण चिन्ह में मैंने एक चीज बढ़िया निकाली, और वो ये निकाली कि इसमें लगभग जहां तक समझिए, जहां व्याख्या करनी होगी ना, जैसे आप व्याख्या, किसी भी प्रसंग व्याख्या, तब आप इस प्रकार लगाते हैं। लेकिन सर हम तो योजक ही लगाते हैं, हम सब लगाते हैं योजक, लेकिन जहां किसी चीज को विस्तृत विवरण देना हो तब निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो मैंने लिखा विशेष सूचना, क्या लिखा? विशेष सूचना। अब मैं इस चिन्ह का प्रयोग करूंगा क्योंकि मैं पूरी विशेष सूचना विस्तृत अध्ययन करवाऊंगा। बात समझ के? जैसे मैंने कहा दोस्तों, छंद की परिभाषा, छंद की परिभाषा, तो ऐसी कंडीशन पे ध्यान रखना, मैं क्या करूंगा, पूरा ये दिखाऊंगा क्योंकि मुझे पूरा विवरण देना है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने कहा पर्यावरण प्रदूषण से तात्पर्य करके, और फिर मैं क्या करूंगा, पूरा रीजन। जहां कहीं आपको लगे कि इसमें विस्तृत व्याख्या ज्यादा होगी, वहां आप विवरण चिन्ह को जो है प्रयोग करें। और बाकी इसके बारे में कहा जाता है
कि ये योजक चिन्ह के स्थान पर ही प्रयुक्त होता है, इसलिए ऑप्शन में ये दोनों कभी नहीं देते हैं, और देंगे तो फिर इस टाइप से देने के बाद देंगे जिसमें क्लियर है कि हां विस्तृत व्याख्या हो रही है। इसका नाम ही देखो ना, विवरण, पूरा विवरण जब दिया जाएगा तब वहां होता है। और वो क्या निर्देश, वो निर्देश देता है, मतलब वो एक संकेत करता है, जैसे मोहन की बात की और संकेत कर रहा है, और ये विवरण दे रहा है, तो ये दोनों में अंतर है, बाकी ये दोनों एक ही स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। अब है हंस पद चिन्ह, आप जानते हैं हंस पद, इसे विस्मरण चिन्ह भी कहते हैं, तो इसका दूसरा नाम क्या है, विस्मरण चिन्ह। अतः लिखते समय यदि कुछ लिखने में रह जाता है तब इस चिन्ह का प्रयोग उसके ऊपर उस शब्द या वाक्यांश को लिख दिया जाता है। जैसे मुझे आज, ठीक है, अब मान लो लिख दिया मैंने बीकानेर जाना, मान लो मुझे आज जाना है, लेकिन मैंने यहां मुझे लिखना था बीकानेर, मैंने दर्शाया नहीं, तो मैं ये चिन्ह लगा के ऊपर लिख दूंगा बीकानेर, तो समझ जाएगा कि हाँ ये जो शब्द है वो यहीं पर आएगा। समझ गए बात आप। उसके बाद आप देखो संक्षेपण चिन्ह, क्या है, संक्षेपण चिन्ह, तो इसे लाघव चिन्ह भी कहते हैं। अतः किसी बड़े शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखना हो, जैसे संघ को हमने संयुक्त राष्ट्र संघ को हमने लिख दिया संयुक्त राष्ट्र संघ, स रा स, डॉक्टर को हमने क्या लिख दिया, डॉक्टर राजेश को हमने क्या लिख दिया, डॉक्टर राजेश, डॉक्टर राजेश। तो किसी चीज को संक्षिप्त करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, राउ मा वी, है ना। तुल्यता चिन्ह, बराबर का निशान, बराबर में आप यूं मान लो, जब एक चीज जैसे 1 रुपया 100 पैसे, मतलब एक सिंह यानी 1000 गीदड़ के बराबर होता है एक सिंह, है ना, 1000 गीदड़ों से भी नहीं हारता। तो इस तरह से हम जब बताएंगे कि एक व्यक्ति में कितनी ताकत होती है, 1 रुपया 100 पैसे के बराबर है। 100 रुपया जो है, जैसे मान लो डॉलर बता रहे हो आप, जैसे मान लो अभी जैसे $1 आपने बताया और आपने कह दिया भाई जैसे 90 रुपए, इस तरह से मान 86 रुपए जो भी है अभी जो चल रहा है, ठीक है। तो आप जब तुलना समान चीजों को बताओगे तब वहां पर आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। या फिर हिंदी की बात करें तो जैसे भानु मतलब सूर्य, भानु और सूर्य के, जलज कमल, जलज को हमने कमल बता दिया, भानु को हमने सूर्य बता दिया। इसी तरह से मान लो और भी जैसे आ जाए, रवि है, सूर्य बता दिया, तो ये कोई ज्यादा खास नहीं है। कोष्टक चिन्ह आप यूं समझ लीजिए, अभी हमने बात की थी जैसे जब चंद्रगुप्त, ठीक है, और चंद्रगुप्त के आगे हमने योजक चिन्ह लगा दिया, ठीक है। अब चंद्रगुप्त का कोटेशन है, तो चंद्रगुप्त ने बीच में, आपने देखा होगा कोटेशन यहां से शुरू हो रहा है, लेकिन यहां लिखा हुआ होता था कि तलवार खींचते हुए, तलवार खींचते हुए। तो ये जो वो जो प्रतिक्रिया होती थी वो हमेशा ब्रैकेट में लिखी हुई होती थी, तो एक तो ब्रैकेट की जरूरत वहां पड़ जाती है। दूसरा, वाक्य में प्रयुक्त किसी पद का अगर आपको अर्थ स्पष्ट करना है ना, स्पष्ट करने हेतु मुंह की उपमा, जैसे मुंह की उपमा मयंक से दी जाती है, मयंक, तो अब मयंक लोगों को समझ नहीं आई तो उसकी व्याख्या कर दी, मयंक अगर समझ नहीं आए तो हमने क्या कर दी, उसकी व्याख्या कर दी। तब वहां पर जो चिन्ह होता है वो कौन सा होता है, कोष्टक चिन्ह होता है। कौन सा होता है, कोष्टक चिन्ह होता है, इसको विशेष ध्यान रखना है ना। या जैसे मान लो मैं इसका एक उदाहरण बताऊं, जैसे विश्व सह अस्तित्व पर बल देता है, सह अस्तित्व पर बल देता है। अब सह अस्तित्व लिखा, लेकिन सह अस्तित्व है क्या, तो हमने ब्रैकेट में समझा दिया कि साथ मिलजुल कर रहना, यह सह अस्तित्व। कोई ऐसा शब्द आ जाए बात करते समय जिसकी व्याख्या करनी हो, वो व्याख्या ब्रैकेट में होती है। या मैंने अभी ऊपर बता दिया नाटक के पात्र अभिनय के भावों को प्रकट करने के लिए, जैसे मां, अब ये यहां चिन्ह कौन सा है, योजक चिन्ह, खिन्न होकर, अब ये खुद वो खिन्न होगा, एक्सप्रेशन वैसा करेगा जैसे खिन्न होगा, ओहो ऐसे, मतलब है ना। मैं क्या न करूं ठहर कर, किंतु नहीं, मुझे विवाद करने का अधिकार नहीं। तो यहां इस तरह के वाक्य होते हैं, यहां विराम चिन्हों का बड़ा रोल रहता है। इसीलिए क्लास में हमेशा 3 या 4 बच्चों को ज्यादा खड़ा किया जाता था कि तुम इसे पढ़ो, क्योंकि वो उसे उन्हीं भावों के अनुरूप पढ़ने का प्रयास करते थे। बाकी तो मां खिन्न होकर, मैं क्या न करूं ठहर कर, यूं एक साथ रामायण गा देते थे, तो इसलिए उन बच्चों को खड़ा नहीं किया जाता था। तो ये चिन्ह कौन सा हो गया, कोष्टक चिन्ह। लोभ चिन्ह जो होता है इस तरह से डैश 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 करके, लिखते समय लेखक का अगर कुछ अंश छोड़ देता है तो छोड़े हुए अंश के स्थान पर आप लिखते हैं, ये लगाते हैं। जैसे तुम्हारा सब काम करूंगा, ठीक है, बोलो बड़ी मां,
है ना, इस तरह से। या जैसे आप मान लो कोई बड़ा दोहा है तो उसे आपने दिखा दिया राम नाम की, ठीक है, लूट है, तो यहां पर आपने दिखा दिया कि भाई इसके बीच में कुछ और अंश भी है, इतना सा ही नहीं है। समाप्ति चिन्ह आप जानते हैं, अभी हम थोड़ी देर में लगाएंगे समाप्ति चिन्ह। किसी अध्याय या ग्रंथ की जब समाप्ति होती है तो वहां पर इस तरह से ये समाप्ति चिन्ह लगाया जाता है। विकल्प चिन्ह, जब दो में से किसी एक को चुनने का विकल्प हो तो विकल्प चिन्ह लगता है। जैसे कवियत्री या कवियत्री, दोनों में से शुद्ध बताओ, है ना। शाश्वत सनातन नित्य, ये बताओ, समझ गए बात आप? दो शाश्वत सनातन नित्य समानार्थी, जैसे सदा क्या है, या दोनों शब्द समानार्थी हैं। जैसे जो सदा रहने वाला है, हाँ बताओ क्या है सदा रहने वाला, वो शाश्वत कहलाएगा, सनातन कहलाएगा, नित्य कहलाएगा, क्या कहलाएगा? तो इस टाइप से जब पूछते हैं तो बीच में विकल्प होता है कि इनमें से एक आपको चुनना है। पुनरुक्ति चिन्ह, जब ऊपर लिखी गई किसी बात को ज्यों का त्यों नीचे लिखना हो तो उसके नीचे पुनः वही न लिखकर उस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे श्री सोहन लाल, श्री गोविंद लाल। अब यहां पे क्या ये पुनरुक्ति चिन्ह है क्या? बस आप इस चीज को बताओ, ये क्या पुनरुक्ति चिन्ह है क्या? नहीं है तो फिर आप समझ जाओ, लेकिन हमारी किताबों में यही पुनरुक्ति चिन्ह दे रहे। जब कोई ऊपर लिखी हुई, आपने नहीं देखा आजकल इंग्लिश में फॉर्म भरते हैं तब एड्रेस भरते हैं तो नीचे लिख देते हैं सेम एज, सेम एज। वो क्या, एक तरह से हम दिखाते हैं कि भाई पुनरुक्ति जो है मतलब इसकी पुनरुक्ति की गई है, जो लिखा हुआ है एज इट इज वो का वो वापस क्या कर दिया गया है, पुनरुक्ति कर दी गई है। ठीक है ना, ठीक है, ये हो गया, सही है। पुनरुक्ति आप कर दोगे इस तरह से ताकि समझ जाएगा। और संकेत चिन्ह मैंने आपको बता दिया, कोई बात कहते समय, जैसे मान लो कोई साकेत है, जो रचनाएं पढ़ते हैं, आप जब रचनाएं पढ़ोगे तो किताबें देखोगे तो जैसे मान लो हमने कोई किताब की इंडेक्स बना रखी है, ठीक है, कोई किताब की इंडेक्स बना रखी है, यहां हमने प्रेमचंद का नाम लिखा, यहां गोदान लिख दिया, तो हमने क्या किया, गोदान के ऊपर स्टार का चिन्ह लगा दिया। इसका मतलब हुआ इस स्टार के नीचे व्याख्या की है इस गोदान में क्या क्या है। तो संकेत चिन्ह जो होता है वो ये दर्शाता है कि हाँ इसकी नीचे व्याख्या की जानी है। आप नीचे देखें, या आपने कई बार किताब पढ़ते समय देखा होगा कि जैसे ये लिखा हुआ है किसी, तो यहां पे इस तरह से एक लिखा हुआ मिलेगा, आगे जाओगे तो यहां दो लिखा हुआ मिलेगा, और फिर हम नीचे देखते हैं किताब के तो वहां एक और फिर उसकी व्याख्या दो, उसकी व्याख्या कि भाई इस शब्द का अर्थ क्या है, इस शब्द का अर्थ क्या है। तो ये एक तरीका भी है। तो दिनों दिन तरीके बदलते जा रहे हैं, विराम चिन्हों को परिवर्तित किया जा रहा है, ठीक है, कुछ नए इंग्लिश मराठी विराम चिन्हों को जो है ग्रहण किया जा रहा है। इस कारण से ये थोड़ी बहुत आपको दिक्कत आएगी, लेकिन मेन चिन्ह जो हैं आपके वही हैं और वही काम आएंगे। तो आप लोग इस क्लास को, आज बीच में डिस्टर्बेंस भी हो गई थी अपनी क्लास के, फिर वापस इसको जोड़ना पड़ा, थोड़ा सा काट छांट करनी पड़ी, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप क्या करो, अब इसको आज का आज ही पढ़ लो। क्लास खत्म हुई उसके बाद थोड़ा टाइम निकालो, आधा पौन घंटा लगेगा, एक बार उसको सारे पढ़ लो। और पढ़ते समय पेंसिल को जरूरी नहीं है, आप रेड पेन रखें, ब्लू पेन रखें, हाईलाइट करें, एक एक चीज को समझें और फिर कुछ क्वेश्चन हल करने का प्रयास करें। अगर आप 30% प्लस क्वेश्चन भी सही कर देते हो ना, एक बार 30 तो में कम हो गए, 50% मान लो, तो आप यकीनन आपको विराम चिन्ह जो है कुछ समझ में आए हैं। आप सोचते हो एक क्लास पढ़ी और 100% अंदर आ जाए, सबका IQ लेवल सेम नहीं है। कुछ बच्चों को एक बार में 80% ग्रहण करते हैं, कुछ 70%, कुछ केवल चैटिंग ही करते रहते हैं, आप कहां से हो, ये कहां से हो, तो उनको फिर समझ कैसे आएगा। तो थोड़ा सा आपको एकाग्रता के साथ पढ़ना होगा, तो निश्चित रूप से आपको ये टॉपिक भी समझ आएगा। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आज इस पर जो है 25 मार्च है, आज से टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है और पेपर जो है वो 4 बजे टेस्ट अपलोड होगा। जब भी अपलोड होगा 4 बजे। कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो आप उसको रिपोर्ट करें, हम जांच कर लेंगे। बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, समझ गए। संधि वाले समास वाले प्रश्न आएंगे तब तो हम विशेष रूप से चेक करेंगे कोई अशुद्धि ना आ जाए, क्योंकि अशुद्धियां क्या होता है आपको पता, टाइपिंग में कई बार श चेंज हो जाता है। तो कोशिश करें ऐसे प्रश्नों पर रिपोर्ट कर दें ताकि हमारे पास सूचना आएगी और रात को बैठ के मैं उसका जैसे ही सॉल्यूशन करूंगा तुरंत आपके पास वापस मैसेज भी आएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर। और कल करेंगे हम अशुद्धि संशोधन। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, शुभ रात्रि।